हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो लास्ट क्लास में हमने सीटेट पीवाईक्यू से रिलेटेड 2019 दिसंबर पेपर 1 का पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने सीडीपी के फर्स्ट 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज उसी सीरीज में हम पार्ट 2 इसका देखेंगे, जिसमें 2019 दिसंबर पेपर 1 में जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्वेश्चंस आए थे, उसमें नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक इस चैनल पर सीटेट सीरीज से लेकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, उसमें 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, सेकंड है अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, थर्ड है अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, फोर्थ है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 को किस तरह से एडवोकेट करता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। तो आपको ध्यान देना होगा, जो समावेशी शिक्षा है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपको हर एक पर्सन को, हर एक बच्चे को राइट ट्रीट करना है। उसको कैसे ट्रीट करना है? इक्वल ट्रीट करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप हर एक बच्चे को किस तरह से ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे, और आपके अंदर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है, अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये इसका सही आंसर होगा। बिकॉज आपको ध्यान देना है कि जब भी हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो हम किसी के टुवर्ड्स सिंपैथी नहीं दिखाते हैं। सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन सिंपैथी से भी हम एक लेवल आगे जाते हैं, और हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम उनको सिंपैथी के अलावा उनको राइट देते हैं, उनका जो एक्चुअली में उनको सबके समान हम खड़ा करते हैं। दूसरा ये है, अगर हम मेन स्ट्रीमिंग, अगर हम उसको क्या करें, डिसेबल्ड को हम क्या कर लें, प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन दे दें, तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोसेस में हम उनको सेग्रीगेट कर चुके होते हैं, हम उनको अलग कर चुके होते हैं जो मेन बच्चे होते हैं। तो जनरली जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो सभी को एक साथ लेने की बात होती है वहाँ पर। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसका कि राइट टू एजुकेशन किस तरह से एडवोकेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, तो वो क्या देता है, राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को यहां पर देता है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को बताता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। हमने क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किस तरह से लर्निंग में अप्लाई होती है, या लर्निंग किस तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अपनाती है। तो जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं, जब भी हम अधिगम की बात करते हैं, तो संरचनावादी ढांचे में हम इसको किस तरह से देखते हैं, हम उसको बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन इसमें नहीं देखते हैं। हम बच्चे से रोट मेमोराइजेशन नहीं करवाते हैं वहाँ पर कि बच्चा याद करने पर फोकस कर रहा है सीखने के बजाय। सेकंड, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, नहीं, रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड नहीं है। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी स्किनर ने दी थी, आपको पता होगा, ये इस पर बेस्ड नहीं है। एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, हम कंडीशनिंग करके, बच्चे को कंडीशन करके भी हम वहाँ पर लर्निंग को नहीं दे रहे हैं। हम लर्निंग को दे रहे हैं कि बच्चा क्या करे, फोकस करे ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। बच्चा क्या बनाए, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद करे। हम उसको एक मेथड देंगे, हम उसको एक नॉलेज देंगे, पर वो उससे क्या करेगा, उसके एक्सपीरियंसेस जो होंगे उससे क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। एक प्रोसेस है मीनिंग मेकिंग की, जो भी हम लर्निंग कराएंगे उससे बच्चे का क्या होगा, मीनिंग मेकिंग होगी। तो ये आपको ध्यान देना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आपको ये प्रॉपरली पढ़ना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग में किस तरह से अलग अलग डिफरेंट फ्रेमवर्क में यूज होती है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, नाइव थियोरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए
सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जब भी कभी कभी बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में रॉन्ग कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं, रॉन्ग थ्योरीज बना लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई एक कॉन्सेप्ट उनको दिया जाएगा तो उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो क्या करते हैं, तो हमें उस चीज़ को कैसे ठीक करना है। तो पहला ऑप्शन है शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, एंड फोर्थ है शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। तो जब भी बच्चा किसी टॉपिक के बारे में अपने दिमाग में गलत धारणाएं बना लेता है या नए थ्योरीज बना लेता है, तो टीचर को उसे इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है। टीचर वहाँ पर इग्नोर नहीं करेगा बच्चे को कि बच्चा बस कुछ भी सोचे तो हमें उसका क्या मतलब, ऐसा नहीं। बच्चे की थ्योरीज को सही करना है। कैसे सही करेंगे, शुड बी पनिश बाय टीचर, नहीं, पनिश नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की जो नॉलेज है, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बना हुआ है। शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, हमें उसको करेक्ट तो करना है पर बच्चे के मेमोराइजेशन पे जोर नहीं देना है कि बच्चे रट के या जो रटन पद्धति होती है बच्चा उससे सीख रहा है, ऐसा नहीं करना। शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, तो जो भी बच्चे के अंदर वो नई थ्योरीज बनी हुई हैं उसको हमें क्या करना है, काउंटर करना है सही थ्योरीज के थ्रू। तो बच्चा क्या होगा, जो उसके दिमाग में जो गलत अवधारणाएं बनी हैं, तो उसका जो सिद्धांत उसके दिमाग में बने हैं, तो उसको काउंटर एविडेंस दे करके हमें ठीक करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हमको ध्यान देना है कि किस तरह से हम नाइव थ्योरीज को वहाँ पर वेरियस फिनोमेना से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बच्चे के चैलेंज कर सकते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। कि जो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक्स, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होती है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देती है। रोड मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करवाती है। या लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, तो योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो जब भी हम चाइल्ड सेंटर की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की बात करते हैं, तो चाइल्ड वहाँ पर क्या है, मेन रोल प्ले करता है। चाइल्ड हमारा क्या है, वो सेंटर ऑफ ऑल थिंग है। लर्निंग का सेंटर वहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो हमें बच्चे को क्या करना है, सिर्फ किताबों से या पाठ्य पुस्तकों से निर्भर नहीं रहना, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि गिव प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, यस, हमें बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देनी है। थर्ड ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन करवाना है, नहीं, ये भी गलत होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चे को क्या नहीं करना, लेवल नहीं करना, हमें बच्चे को कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान देना है, जब भी हम चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की बात करेंगे तो बच्चों के अनुभवों को हमें क्या देनी है, प्रमुखता देनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। पहला है कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेकंड है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, थर्ड है इंटरवूवन विथ ईच अदर, एंड फोर्थ है नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमोशन एंड कॉग्निशन, जो हमारे संवेग होते हैं और संज्ञान होता है, इमोशन और कॉग्निशन, क्या वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, या एक दूसरे में सन्निहित हैं, या एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये माना है कि इमोशन और कॉग्निशन दो अलग अलग एंटिटी नहीं है, वो एक दूसरे से बहुत ही कॉम्प्लेक्सली या इंटीग्रेटली क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इमोशन हमारे पास है, जो हमारा इमोशन है, वो हमारी एक तरह की क्या होती है, मेंटल स्टेट होती है, जिसमें हम फील करते हैं फियर को, लव को, एंगर को, इस तरह की चीज़ें। वहीं पर जो हमारा कॉग्निशन है वो हम क्या करते हैं, नॉलेज हमारी डेवलप करती है। जो हमारा जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, किसी चीज़ को, हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो हमारा किसका पार्ट होता है, कॉग्निशन का पार्ट होता है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये दोनों क्या है, इंटरवूवन है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे में सन्निहित है।
अगर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा या इमोशंस अच्छे होंगे तो उससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, वो भी अच्छा होगा। और कॉग्निशन अच्छा है, हमारी बुद्धि, हम समझ अच्छे पा रहे हैं चीज़ों को, तो हमारे इमोशंस पर भी उसका असर पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझ पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं उस बात को, तो हम अपने इमोशंस को भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा, हमारे पास जो इमोशंस हैं, इमोशंस की बेसिस पर भी हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, और वो क्या है, हमारे कॉग्निशन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो इमोशन है और कॉग्निशन है, संवेग और संज्ञान है, एक दूसरे से क्या है, इंटरवोवन है, या एक दूसरे से कंप्लीटली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के अंदर क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फिर से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर आ गया क्वेश्चन। तो अगर आपने देखा होगा तो हम इसको अच्छे से आराम से कर सकते हैं। आप इसको लगा सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले पॉज करके। ऑप्शन 1 है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। तो लर्निंग क्या रिप्रोडक्शन और रिकॉल की एक प्रोसेस है, या रूट मेमोराइजेशन की प्रोसेस है। थर्ड ऑप्शन है, लर्निंग इज अ कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो अगर आपको ध्यान दोगे तो तीन ऑप्शन, फर्स्ट के तीन ऑप्शन पे नेगेटिव टाइप के हैं, कि सिर्फ रिप्रोडक्शन और रिकॉल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि बस बार बार हम मेमोरी में रिकॉल करते जाएं या रोड मेमोराइजेशन करते जाएं, उससे हमारी लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार रिप्रोडक्शन और रिकॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर रोड मेमोराइजेशन भी नहीं चल रहा है, और हम कंडीशनिंग के थ्रू रिपीटेटिव एसोसिएशन भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी लर्निंग है क्या, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय एक्टिव एंगेजमेंट, ज्ञान की संरचना करते हैं, ज्ञान को बनाते हैं, अधिगम सक्रिय विनियोजन करते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। सेकंड ऑप्शन है, लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन है, कॉजेज गैप इन दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। फोर्थ ऑप्शन है, फोकसेज ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में बताया है, कि जब भी हम क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो उस समय हमको बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू तो हम समझाते ही हैं, कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल उनको देते हैं। और नॉन एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हम जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा होगा उसके काउंटर में एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके अगेंस्ट में एग्जाम्पल देते हैं, जो कि उनके सीखने में मदद करता है। एक तो एग्जाम्पल होता है जो कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, और एक एग्जाम्पल होगा जो उस कॉन्सेप्ट से अपोजिट होगा। तो बच्चे दोनों तरह के एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो एग्जाम्पल से भी सीखते हैं और नॉन एग्जाम्पल से भी सीखते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम बच्चे के सामने क्लियर एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या होता है, बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता, या ये भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, फोकसेज ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, ये भी गलत है। ये क्या है, इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। तो बच्चे की जो अवधारणा होती है, या बच्चे की अगर हम बात करेंगे, बच्चे की जो अवधारणा होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, उसमें क्या करता है, परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, और एक प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट, डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकंड, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। थर्ड ऑप्शन, वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। फोर्थ, डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन द लर्निंग। तो जब भी हम किसी बच्चों को ये कहते हैं कि वो किसी बात को सीखे, या किसी कॉन्सेप्ट को सीखे, या किसी एक्टिविटी को सीखे, उसमें एंगेज करे, टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड, या हम उसको
लुभाते हैं किससे, हम उसको डराते हैं पनिशमेंट के डर से, उससे कहते हैं कि वो उस चीज़ को सीखे, या कोई रिवॉर्ड दे करके बच्चे को सिखाते हैं। तो जनरली इसमें ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को पुरस्कार और दंड देकर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम बाद बच्चे का इंटरेस्ट उस कॉन्सेप्ट के ऊपर के चला जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर होगा या जो भी चीज़ हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर बच्चे का इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, तो तब तक वो नहीं सीख पाएगा। जो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं बच्चे को, जो हम पनिशमेंट दे रहे हैं, ये एक तरह का एक्सचेंजिंग मोटिवेशन है, जो कि बच्चे के लिए शॉर्ट रन में तो काम कर जाता है, तभी तो वो सीख लेगा, लेकिन उसके इन लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट उसके अंदर खत्म कर देगा उस कॉन्सेप्ट को रिलेटेड। तो जब भी हम बच्चे को सिखाते हैं, जब भी हमें बच्चे को सिखाना है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करते हुए इस चीज़ को सिखाना है। तो जब भी हम पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, बच्चे के अंदर नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो हमें इस तरह से लर्निंग को यहाँ पर ध्यान देना है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्पोरल पनिशमेंट, सेकंड ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, तो ऐसे कौन सी प्रथाएं हैं जो हमारे सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, मीनिंगफुल लर्निंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, क्या दंड दे करके हम मीनिंगफुल लर्निंग को करा सकते हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा, दंड दे करके हम नहीं करा सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर हम सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बनाएंगे तो इससे क्या होगा, मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट होगी। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हमें लगातार बच्चे का क्या करना है, सतत और समग्र मूल्यांकन करना है, लगातार उसके जब भी वो सीख रहा है उसके साथ उसका मूल्यांकन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। और कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, हमें कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना है, नॉट कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। बच्चे को हमेशा देखना नहीं है कि यार कोई बच्चा क्लास में किसी दूसरे बच्चे से कितना ज़्यादा सीख रहा है या कम सीख रहा है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए उसके कम आ गए, तो हमें कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना है वहाँ बच्चे का। हमें बच्चे का क्या करना है, CCE करना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। कि जो बच्चे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो टीचर किस तरह से उनको सीखने में मदद करेगा, बच्चों की जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे उसमें अगर सीखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो किस तरह से उनकी हेल्प करेगा। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक व्याख्यान दे करके, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, बाय रिपीटिव मैकेनिकल ड्रिल, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। तो जब भी हमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको अगर बच्चों को सिखाना है तो हमें ध्यान देना होगा कि बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटी देनी होगी एक्सप्लोरेशन की, डिस्कशन की, कि बच्चे उस पर डिस्कस कर पाएं। एक अवसर देना होगा बच्चों को कि वो एक्सप्लोर कर पाएं, उसे अच्छे से समझ पाएं। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को क्या करना है, रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल में डाल देना है, ऐसा गलत हो जाएगा। फिर हमारा एक लेक्चर दे करके उनको समझ में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। या बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिए उससे बच्चे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। तो सही ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हमें क्या करना पड़ेगा, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। हमें बच्चों को वो अवसर देने होंगे जिसमें बच्चे क्या करें, एक्सप्लोरेशन कर पाएं और आपस में परिचर्चा या डिस्कशन कर पाएं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर स्मॉल टॉक्स, फॉर एवरी स्मॉल टॉक्स।
सेकंड, एम्फसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। थर्ड ऑप्शन, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है तो वो बच्चे को किस तरह से एनकरेज करेगा ताकि वो एक तरह का क्या बन पाए, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने रखी जाती है तो वो क्या करने की कोशिश करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो प्राइमरी स्कूल का टीचर किस तरह से इसको इनकरेज करेगा? तो क्या वो मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड देकर के करेगा? आंसर है नहीं। मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड एक टाइम तक ही काम करता है, तो वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करेगा, बच्चा सिर्फ उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सेकंड, एम्फसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, नहीं, हमें प्रोसीजर से हट के चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर अगर बनना है, उसे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो उसे हर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। थर्ड, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, तो ये तो एक अगेंस्ट में हो जाएगा कि अगर हम बच्चा गलत कर रहा है तो हम उसको पहले से ही, बच्चा डर रहा है गलत करने से, तो वो सीखेगा कैसे? तो जो मिस्टेक होती है वो तो लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, तो उसे हम पेनलाइज नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि हमें बच्चे को क्या करना है, एनकरेज करना है चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस। मतलब वो बच्चे क्या कर सकते हैं, एक तरह का अनुमान लगा सकते हैं। पहले सोचेंगे, फिर उसके बाद अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे और फिर विचार मंथन करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चे को बना सकते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। थर्ड ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। एंड फोर्थ है एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। हमें ये बताना है कि कौन सी अवधि में या कौन से टाइम पीरियड में बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, बच्चा रैपिडली ग्रोथ करता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चा, अगर आपने देखा होगा कि 9 महीने में पूरा बच्चे का एक क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। मदर के जो माँ का पेट होता है उसके अंदर बच्चे का एक पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो जो शैशवावस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी, और अर्ली चाइल्डहुड, ये जो पीरियड होता है, ग्रोथ तो सब में हो रही है। अगर आप देखोगे हर एक स्टेज में बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट हर एक स्टेज में हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हर एक स्टेज में हो रही है। लेकिन सबसे जो फास्ट और रैपिड पेस पर होती है वो होती है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। ये आपको ध्यान देना होगा कि ग्रोथ जो होती है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में सबसे फास्ट पेस से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको ध्यान देना है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास के कई सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं। जैसे डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, ये पहला प्रिंसिपल। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, और डेवलपमेंट की जो रेट होती है अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल डेवलपमेंट होगी फिर स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये ऑप्शन करेक्ट है कि डेवलपमेंट क्या होती है, जीवन पर्यंत होती है। ऐसा नहीं है कि हम पैदा हो गए तो उस टाइम पर डेवलपमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक एज तक डेवलपमेंट होती है, जीवन भर हमारा क्या होता है, विकास चलते रहता है। सेकंड है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। यस, डेवलपमेंट क्या होता है, मॉडिफाई हो सकता है। हमारी जो एनवायरनमेंट होता है डेवलपमेंट उस पर निर्भर करता है। तो इस तरह से क्या होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा या एनवायरनमेंट में बदलाव होगा तो हमारे डेवलपमेंट में भी चेंज आ सकता है। थर्ड है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट से मिलकर के बना होता है, इसकी हमने बात करी हुई है पहले। और फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस। अगर हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की बात देखें तो हमसे पूछा है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं है, वो क्या होता है डिफरेंट रेट से होता है।
या डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरीके से होता है, तो कल्चर उसको इन्फ्लुएंस करती है, ये सार्वभौमिक नहीं है डेवलपमेंट। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब तो डेवलपमेंट प्रिंसिपल हैं उसके, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है कि डेवलपमेंट कल्चर पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान देना है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल आपको इसमें पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस से है, इंडिविजुअल वेरिएशन से है। ऑप्शन 1 है, द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बर्थ पेरेंट। सेकंड है, द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड है, द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। फोर्थ है, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो अगर हम बात करें किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो इंडिविजुअल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है। जो इंडिविजुअल, जब हम बात करते हैं कि हर एक इंसान, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, तो वो भी उनके भी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनमें भी डिफरेंस होता है, वो भी इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो वो प्राइमरी कॉज क्या होता है इंडिविजुअल वेरिएशंस का, क्या जेनेटिक कोड होता है। ये हो सकता है, पर सिर्फ जेनेटिक कोड हो ऐसा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट भी हमको इंडिविजुअल वेरिएशन लाने में मदद करता है। द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं, जन्मजात विशेषताएं हो सकती हैं कुछ कुछ, लेकिन उसके अलावा भी हमारा जो एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस है वो भी उस पर असर डालता है। थर्ड ऑप्शन है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं है, हमारी हेरिडिटी भी उसमें रोल प्ले करती है। तो जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जिसके कारण ये प्राइमरी कॉज है, जिसके कारण बच्चे या कोई भी पर्सन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है। फर्स्ट है फैमिली एंड नेबरहुड, सेकंड है फैमिली एंड मीडिया, थर्ड है स्कूल एंड मीडिया, फोर्थ है मीडिया एंड नेबरहुड। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे पास सोशलाइजेशन होता है जब बच्चे का, तो उसमें कुछ एजेंसीज होती हैं। तो जो प्राइमरी एजेंसी होती है उसमें जो आता है सबसे पहले फैमिली, और जो उसका नेबरहुड होता है, ये प्राइमरी एजेंसी का पार्ट है। ये हमारा क्या है, बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है। तो जब भी बच्चे का समाजीकरण होता है तो समाजीकरण उसके परिवार से शुरू होता है, उसके नेबरहुड आस पड़ोस से शुरू होता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है या कहीं कोई चीज़ मीडिया में देखता है, वो उसका क्या होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। तो फैमिली और नेबरहुड आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर मीडिया तो ठीक है, लेकिन फैमिली पे आपका प्राइमरी है। थर्ड ऑप्शन में स्कूल एंड मीडिया, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्कूल और मीडिया आपका क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। बच्चा स्कूल जाता है या मीडिया कोई कहीं पर अखबार में या टीवी में वो कुछ कोई चीज़ देखता है, उसका सोशलाइजेशन जो होता है वो उसका सेकेंडरी एजेंसी के थ्रू होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मीडिया तो ठीक है, लेकिन नेबरहुड आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, विद्यालय एवं मीडिया ये क्या है, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। तो हमने CDP 2019 का जो पेपर फर्स्ट आया था और जो दिसंबर में हुआ था उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर दिसंबर में ही पेपर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे पास CDP के पोर्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।